पिछली वीडियो में हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस वजह से होता है, फ्रिक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और 4 मेन टाइप के फ्रिक्शंस की भी हमने बात करी। वो पार्ट जो था बहुत लंबा ना हो जाए तो इस वजह से हमने कुछ टॉपिक्स उस पार्ट में कवर करे थे और आज फ्रिक्शन पार्ट 2 में हम फ्रिक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल शुरू करने से पहले जो है हम एक बार बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है कुछ सेकंड्स के लिए। फ्रिक्शन जो होता है एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो अगर हम चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। तो इस वजह से फ्रिक्शन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन जब भी अपना काम करता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में अपना काम करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है? वैसे तो देखने पे हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत स्मूथ दिखता है, बट हम जब उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो हमें उनके बीच उन सरफेसेस के ऊपर जो होता है थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ दिखाई देती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो यही इरेगुलरिटीज़ जो होती है एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती है एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप फ्रिक्शन का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में जो है फ्रिक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो है हमारी रियल लाइफ में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारी कितनी हेल्प करता है। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं एंड उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज जो हमें फ्रिक्शन से मिलता है वो है चलने में। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारी बहुत मदद करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। इसे देखते हैं कि कैसे। जब हम चलने की कोशिश करते हैं, अपना एक पैर आगे की तरफ रखते हैं, तो जो पीछे वाला फुट होता है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है और हमें आगे की तरफ मूव कराती है, आगे की तरफ पुश करती है, तो जिसकी वजह से हम जो है चल पाते हैं। अगर यही सोचिए कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होती तो क्या होता, जब हम इस फुट से बैकग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते तो हम यहीं फिसल जाते, चल ही नहीं पाते। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। वहीं जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं जैसे कि आइस फ्लोर हो गया या फिर नया नया जो पॉलिश्ड फ्लोर होता है या फिर एक वेट फ्लोर होता है, वो फ्लोर जिस पे पानी गिरा होता है, तो क्या होता है कि ऐसे जो सरफेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम प्रोड्यूस्ड हो पाता है। तो इस वजह से जब हमारा फुट और ऐसे सरफेसेस पे जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो फुट है जब ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है तो इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं हो पाता जो हमें आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करे, तो जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते और ऐसे सरफेसेस पे हम स्लिप कर जाते हैं। यही होता है जब आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटली अगर हमारा पैर जो है वो केले के छिलके पे पड़ जाता है, तो क्या होता है कि केले का जो छिलका होता है वो अंदर की साइड जो उसकी इनर साइड होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फुट का जो सोल है एंड जो ग्राउंड है उसके बीच में स्मूथनेस इतनी प्रोड्यूस हो जाती है कि फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते एंड उस पर फिसल जाते हैं। फ्रिक्शन हमें तो चलने में हेल्प करता ही है, साथ ही साथ व्हीकल्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। जब कोई व्हीकल रोड पे मूव करता है तो जब उसके व्हील्स टर्न करते हैं तो जो उसके टायर्स है वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है एंड व्हीकल को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो जो व्हीकल है वो अपनी जगह पे ही उसके टायर्स जो है वो स्पिन करते रहेंगे, व्हीकल आगे की तरफ जाएगा ही नहीं, जहाँ है वहीं रहेगा, बस उसी जगह उसके जो व्हील्स है वो स्पिन करते रहेंगे, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन जो है किसी भी व्हीकल को चलाने में ही नहीं, रोकने में भी मदद करती है। हमें किसी व्हीकल को रोकना होता है तो हम ब्रेक्स लगाते हैं और ये ब्रेक जो है फ्रिक्शन के बिना काम नहीं कर सकती। इसके लिए हम एक एग्जांपल कार का लेते हैं। जब हमें कार को रोकना होता है तो हम ब्रेक्स को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि जो ब्रेक्स होती हैं वो आपके स्टील डिस्क या व्हील्स के अगेंस्ट जो है प्रेस होते हैं,
तो ब्रेक पैड और डिस्क के बीच में फ्रिक्शन होती है जो व्हील्स के घूमने की स्पीड को स्लो डाउन कर देती है एंड कुछ सेकंड्स बाद उन्हें रोक देती है। तो इस तरह जो है हमारी कार रुक जाती है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक पैड्स काम नहीं करेंगे और कार जो है या कोई और व्हीकल जो है वो मूव करता ही रहेगा। वहीं बाइसिकल में ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो व्हील के रिम के अगेंस्ट लगे होते हैं। तो जब हम अपना ब्रेक लीवर दबाते हैं तो ब्रेक पैड और व्हील का जो रिम है उनके बीच में फ्रिक्शन होती है एंड व्हील की जो घूमने की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड व्हील रुक जाता है और इस तरह हमारी बाइसिकल रुक जाती है। तो आपने देखा है कि बाइसिकल हो या कोई और व्हीकल हो, हम ब्रेक लगाते हैं तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो व्हीकल मूव करते ही रहेंगे, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। अरे फ्रिक्शन तो हमें लिखने के लिए भी चाहिए होता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, ऐसा होता है। जब भी आप किसी सरफेस पे नहीं, किसी भी पेपर पे पेन या पेंसिल से लिखते हैं तो पेन या पेंसिल की जो टिप होती है और जो पेपर का सरफेस होता है उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से आप लिख पाते हैं। इसे समझते हैं कि कैसे। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेंसिल होती है उसके बीच में आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का थिन कोर होता है जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है, ग्रेफाइट, उससे बना होता है। तो जब हम लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि पेपर और ये पेंसिल की जो टिप है इसके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो ब्लैक लेड है, जो आपका ग्रेफाइट कोर है, उसके पार्टिकल्स जो है वो रब ऑफ होते हैं और वो जो है पेपर पे चिपक जाते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं लिखावट के रूप में, एक राइटिंग या ड्राइंग की फॉर्म में पेपर पे। और यही होता है जब हम पेन से लिखने की कोशिश करते हैं। पेन के अंदर जो है वो थिन कोर तो नहीं होता बट एक पेन की रिफिल होती है। तो सिमिलरली तो यही होता है कि जब हम किसी पेपर पे पेन से लिखने की कोशिश करते हैं तो वही पेपर और पेन की टिप के बीच में जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से जो पेन की रिफिल है उसके पार्टिकल्स जो है वो रब ऑफ होते हैं और पेपर पे चिपक जाते हैं, जो कि हमें एक एज अ राइटिंग जो है वो पेपर पे दिखाई देता है। यही आपने देखा होगा जब एक टीचर या हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से। तो होता क्या है कि जब हम किसी भी बोर्ड पे या स्पेशली ब्लैक बोर्ड पे जब हम चॉक से लिखते हैं तो क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड के सरफेस एंड चॉक के जो टिप होता है, जो ब्लैक बोर्ड के कांटेक्ट में आया है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो चॉक है उसके पार्टिकल्स रब ऑफ होते हैं एंड वो जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं और हमें जो है लिखा हुआ दिखाई देता है ब्लैक बोर्ड पे चॉक से। एंड इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब हम चॉक से लिखते हैं तो नीचे जो होता है चॉक का कुछ पाउडर जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, जो चॉक के पार्टिकल्स रब ऑफ होते हैं तो कुछ तो बोर्ड पे चिपक जाते हैं, हमें राइटिंग के फॉर्म में दिखाई देते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो नीचे भी गिर जाते हैं जो हमें चॉक डस्ट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। वहीं आप किसी भी स्लिपरी सपोज एक ग्लास शीट पे या कोई कांच का जो है सरफेस हो, उस पे अगर आप पेंसिल से, पेन से या चॉक से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इतने अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? इसका रीज़न है फ्रिक्शन। ग्लास सरफेस स्मूथ बहुत होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड पार्टिकल्स जो है वो रब ऑफ नहीं हो पाएंगे। रब ऑफ नहीं होंगे तो चिपक नहीं पाएंगे और हमें जो है ग्लास शीट पे कुछ भी राइटिंग की फॉर्म में या ड्राइंग की फॉर्म में हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम ग्लास शीट पे जो है लिख नहीं पाएंगे। हम पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पे इसी वजह से लिख पाते हैं क्योंकि ऐसे जो सरफेस होते हैं उनमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है एंड हम लिख पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब भी हमें फ्रिक्शन चाहिए होगा। आप ये एग्जांपल्स देख के समझेंगे कि फ्रिक्शन के बिना हम कितने काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी चीज़ होती है उसके सरफेस जो होता है उसके ऊपर थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ होती है, तो जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ और उस चीज़ के सरफेस के बीच में जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और हम उसे जो है आसानी से पकड़ पाते हैं। इसी वजह से हम जो है ट्रीज़ पे चढ़ पाते हैं। वहीं अगर हम कोई ऐसी चीज़ पकड़ने की कोशिश करें जो कि बाहर से चिकनी है
जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप एक ग्लास पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड वो बाहर से चिकना हो तो वो आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा, उसे पकड़ने में आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो किस वजह से होता है? वहाँ पे भी फ्रिक्शन अपना काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑयल कोटिंग है उसके ऊपर, उसके सरफेस पे जो ऑयल कोटिंग हो गई है, उसकी वजह से जो उसका आउटर सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। स्मूथनेस की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया है और इस वजह से हमें उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो बार बार हमारे हाथ से स्लिप करने की कोशिश करता है। वहीं आज आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में कि क्या हो अगर हम कुल्हड़ को पकड़ने की कोशिश करें। क्या हम कुल्हड़ को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं या नहीं? और प्लीज़ उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा। फ्रिक्शन की वजह से ही जो है हम किसी भी दीवार में कील फिक्स कर पाते हैं, या फिर फर्नीचर बनाते वक्त अगर हमें वुडन पीसेस को जोड़ना है तो उसके बीच में भी जो हम नेल लगाते हैं, जो कील लगाते हैं, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही फिक्स हो पाती है। नेल और जो हमारा सरफेस है जिसमें हम कील को फिक्स कर रहे हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है एंड इस वजह से कील जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो इस वजह से जो है हम अपने फर्नीचर्स बना पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे आसपास फर्नीचर भी नहीं होंगे। जब हम मैच स्टिक जलाने की कोशिश करते हैं, मैच स्टिक मतलब माचिस की तिल्ली, तब भी हमें जो है फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपने मैच स्टिक के दो साइड पे ऐसे सरफेस देखे होंगे और अगर आप इसे टच करेंगे तो आपको रफ भी लगे होंगे। ये किस वजह से होते हैं? ये इसी वजह से होते हैं कि जब हम मैच स्टिक को इन सरफेस पे रब करते हैं तो रफ़ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। हाँ जी, फ्रिक्शन जहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से जो माचिस की तिल्ली के टिप पे जो केमिकल लगा होता है वो जल जाता है एंड जिसकी वजह से हमारी मैच स्टिक जल जाती है। तो मैच स्टिक जलाने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। वहीं अगर आपको लकड़ी को काटने की जब हम कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा सॉ ब्लेड होता है उसके बीच में और लकड़ी के सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से जो है हम लकड़ी काट पाते हैं। तो देखा आपने कि फ्रिक्शन के हमारी लाइफ में कितने सारे एडवांटेजेस हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पे हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया है वहाँ पे भी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है। एंड आप इन सारे एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी लाइफ कैसे होगी। अब हम फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, तो वहीं फ्रिक्शन के जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो है जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उन सरफेस का वियर एंड टियर यानी कि डैमेज। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आप डेली अपनी लाइफ में देख सकते हैं, वो है चप्पल का घिसना। जब आपने देखा होगा कि जब आपकी नई चप्पल या शूज़ या जो भी आपके फुटवेयर्स होते हैं जब नए होते हैं तो वो ऐसे होते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि इनके जो सरफेस होते हैं उन पे ग्रूव्स होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं कि जितना ये ग्रूव्स होते हैं उतना रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन अच्छा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से मोशन जो है चल पाना बहुत ईजी रहेगा, हम स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं जैसे जैसे हम उन फुटवेयर्स को यूज़ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके जो नीचे का जो रबर पार्ट है या नीचे का जो सोल पार्ट है वो जो है उस सरफेस का वियर एंड टियर होता है, यानी थोड़ा थोड़ा डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो जो पार्टिकल्स है वो घिसना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सोल, जो नीचे का फुटवेयर का सोल होता है वो घिसता चला जाता है, जिसकी वजह से जो रफनेस है वो कम हो जाती है। एंड ऐसे फुटवेयर्स ओवर द टाइम यानी कुछ टाइम बाद जो है हमें उतना आसानी से चलने में मदद नहीं करते हैं और ऐसे फुटवेयर्स पे जो है हमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमें ऐसे फुटवेयर्स को डिस्कार्ड करना पड़ता है, उनको फेंकना पड़ता है। यही चीज़ जो होती है हमारे कार के टायर्स के साथ भी होते हैं। नए कार के जो टायर्स होते हैं या किसी और व्हीकल के जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह का सरफेस होता है, इसको जो है हम ट्रेड्स बोलते हैं। तो क्या होता है, ये इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है
वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से मोशन बहुत स्मूथ हो, अच्छा हो। बट जैसे व्हीकल्स जो है वो मूव करते हैं तो ये टायर्स जो है वो घिसने शुरू हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, एंड थोड़े टाइम बाद इनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो ऐसे जो टायर्स होते हैं इन्हें हम डैमेज सरफेस वाले टायर बोलते हैं। तो ऐसे जो सरफेस होते हैं वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो हमें जो है इनको रिप्लेस करना पड़ता है नए टायर्स के साथ। अगर हम इसे ही कंटिन्यू करने लगे तो हमारे व्हीकल्स जो है उन्हें चलने में प्रॉब्लम होगी, उनके एक्सीडेंट्स या स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम जो होते हैं अपने टायर्स की देखभाल करनी पड़ती है, एंड उन्हें ज़रूरत हो तो रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। मशीन के अंदर भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जब हम मशीन को चलाते हैं तो ये मूविंग पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनके जो सरफेस होते हैं उनका भी डैमेज होता है और हमें टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस करना पड़ता है। किसी भी मशीन को मूव कराने के लिए हमें एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ती है, तो उस एनर्जी का बहुत सारा पार्ट जो है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। वहीं जब मशीन पार्ट्स मूव करते हैं, मशीन चलती है तो उसके जो पार्ट्स है वो मूव करते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से जो है मूविंग पार्ट्स का डैमेज होता है। तो आपने देखा है कि मशीनरी के लिए जो है फ्रिक्शन ज़रूरी भी होता है, बट वहीं मशीनरी को जो है एफिशिएंसी भी रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। हमने एडवांटेजेस वाले पार्ट में देखा था कि किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए हमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, एंड ब्रेक्स जो है वो फ्रिक्शन के बिना काम नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है ब्रेक लगाने के लिए। ब्रेक्स जो है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। वहीं फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक पैड्स का डैमेज भी होता है। जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो नए होते हैं तो ऐसे दिखाई देते हैं, बट जैसे जैसे हम उस व्हीकल को मूव करते हैं, ब्रेक पैड्स को यूज़ करते हैं, तो हमारे पैर से वो बार बार दबते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड उस फ्रिक्शन की वजह से जो ब्रेक पैड्स है उनका सरफेस भी जो है वो डैमेज होता है, और कभी कभार तो इतना ज़्यादा होता है कि हमें इनको रिप्लेस कराना पड़ता है। वहीं आपने जो है फुट ओवर ब्रिजेस देखे होंगे या फिर स्टेयर केसेस देखे होंगे, तो उनके साथ भी यही होता है। जितना हम इन्हें यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फुट के सोल है और जो स्टेयर केसेस या फुट ओवर ब्रिजेस जो है उनके जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड जिसकी वजह से इनका डैमेज जो होता है वो होता चला जाता है। एंड ये हमें जो है बहुत ज़्यादा वहाँ दिखाई देता है जहाँ पे रोज़ लाखों लोग जो है मूव करते हैं इनके ऊपर, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस के ऊपर हो गया, रेलवे स्टेशंस के ऊपर हो गया, वहाँ पे, या फिर पब्लिक बिल्डिंग की जो स्टेयर केसेस होती है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने लोगों के इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से इनका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो इन्हें हमें टाइम टू टाइम रिपेयर कराना पड़ता है। फ्रिक्शन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे टॉपिक को कवर कर पाना मुश्किल है। अगर हम कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। आज सेकेंड पार्ट में हम इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी रियल लाइफ में किस तरह हमारी मदद करता है। हमने इस वीडियो में ये भी देखा है कि फ्रिक्शन के जो है एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए वहीं पे फ्रिक्शन जो है उन सरफेसेस के डैमेज भी करते हैं। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। इसी वजह से फ्रिक्शन को एक टैगलाइन दी जाती है, दैट फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। तो इसकी वजह से जो हमारे सर्फेसेस डैमेज होते हैं हमें वो भी स्वीकार करने पड़ते हैं। तो अब हम जो है इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड इसके थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन के हम किस तरह उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा। वहीं आपको याद हो, मैंने इस वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कुल्लर को पकड़ना जो है हमें आसान लगेगा या मुश्किल रहेगा। तो प्लीज़ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड उसका रीज़न ज़रूर स्पेसिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।